सेवेंथ क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसके चैप्टर नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, जिसका हेडिंग है नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, मौर्यों के बाद आप देखेंगे तो एक वृहद पैमाने पर ऑलमोस्ट इंडिया के 60-70% हिस्से पर रूल करने वाली गुप्ताज डायनेस्टी है। और जब गुप्त शासकों में अच्छे शासक निकल जाते हैं तो 7वीं शताब्दी आते आते अनेक अन्य राजवंशों का भी उदय होता है, और उन्हीं के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। देखिए क्या लिख रखा है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय होता है, और मानचित्र में से आपको इनमें से कुछ लोकेशंस को क्या करना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा छोटे में अगर देखेंगे तो देखिए किन राजवंशों के बारे में इन लोगों ने बता रखा है। आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटीज में भी इसको मार्क करेंगे तो बेहतर होगा। चाहमान या चौहानों के बारे में बता रखा होगा, जो इंद्रप्रस्थ के आसपास रूल करते थे। कन्नौज एक जगह दे रखा होगा जिसके को लेकर के 3 प्रमुख राजवंशों के बीच एक त्रिगुट संघर्ष होता है। ट्राई पार्टी जिसको स्ट्रगल बोलते हैं, जिसमें एक तरफ पाल लोग थे। पाल लोग कहां पर रूल करते थे तो आपको बंगाल और आपको बिहार के सर्टेन हिस्सों में रूल करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको गुज्जर प्रतिहार लोग थे और राष्ट्रकूट लोग थे। ठीक है, इसको जानेंगे। राष्ट्रकूटों की राजधानी देखिए माल्य खेत या मान्या खेत के बारे में लिख रखा है, उसको एक बार देखेंगे। पालों के बारे में देखिए लिख रखा है कि पहाड़पुर इनके लिए कोई स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट जगह थी। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे कि पहाड़पुर किस राजवंश से संबंधित था तो पालों से संबंधित था। इसके अतिरिक्त इसी जगह पर आपको कामरूप जगह दिख रही होगी, और ये कुछ और आगे जाकर के बंगाल से आगे आपको आसाम वगैरह की कहानी है। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार देखेंगे तो मालवा के पठार के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मालवा का पठार ज्योग्राफी में आपसे पूछते हैं कि किन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, तो ऊपर को आपको अरावली है, नीचे को आपको विंध्य है या विंध्यन है। ठीक है, तो यहां पर आपको गुज्जर प्रतिहार दिखेंगे, और आप खजुराहो तरफ अगर जाएंगे, ठीक है, तो उधर आपको चंदेल डायनेस्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, और थोड़ा अगर ईस्टर्न साइड में आएंगे तो जिन लोगों ने चंदेलों ने ही क्या किया है, आपको खजुराहो के मंदिरों का निर्माण वगैरह करवाया हुआ है। ठीक है, यहां पर भी देखिए वो चाहते हैं, एनसीईआरटी आपसे चाहती है कि आप गुज्जर प्रतिहारों को लोकेट करें, राष्ट्रकूटों को करें। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त चोलों को करे और चाहमानों को करे। चोल राजवंश आजकल काफी चर्चा में था, क्योंकि जो नया संसद भवन बनाया गया है इसके मुख्य द्वार पर क्या किया गया था, आपको अशोक के आपको सिंहों को रखा गया है, सिंह स्तंभ को। और संसद भवन में किस चीज को स्थापित किया गया है तो सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल एक राजा से दूसरे राजा तक सत्ता के हस्तांतरण का क्या था, प्रतीक होता था। इसको राजदंड भी कह सकते हैं हम आम हिंदी में, राइट। और ये जो सेंगोल था ये किस डायनेस्टी से संबंधित आपको शब्दावली है तो चोलों से है। ठीक है, चोल देख सकते हैं कि नीचे तमिलनाडु वगैरह में दे रखा है। ठीक है, यहां पर चेर वगैरह दे रखा है। इसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता दे देते थे। ठीक है, कि ठीक है आप मेरे राज्य में, आप भी बहुत प्रभुत्वशाली हैं, आप मेरे यहाँ ही रहिए, आपको एक बड़ा सा भूखंड भी हम अलॉट कर देते हैं, आप बिजनेस भी करिए, और कभी संकट के समय में हम आपसे सैन्य सहायता की भी अपेक्षा रखेंगे। ठीक है, आप अपने अंतर्गत कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सिपाहियों को रख सकते हैं, और जिनकी जरूरत हमको युद्ध आदि में पड़ेगा तो आप हमको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, बट साथ साथ राजा जी इस चीज का भी ध्यान रखते होंगे कि कहीं आप एक सर्टेन संख्या से ज्यादा क्या करें, सिपाही नहीं रखने लगे, क्योंकि तब आप डायरेक्टली मेरे लिए, राजा के लिए थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, सामंतों से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उनको सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक है,
अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए सामंत लोग भी अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। डैट मीन्स पूरे मंडल, पूरे जिले आदि का या पूरे क्षेत्र आदि का स्वामी। ठीक है। और कभी कभी जब इनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता होगा, ये बहुत प्रभुत्वशाली हो जाते होंगे, तो ये क्या करते होंगे कि अपने को अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते होंगे। इसीलिए उस समय राजा लोग इस चीज को जरूर इंश्योर करते होंगे कि कुछ आप सैनिक अपने पास रखिए जिनकी जरूरत हमको भी युद्ध में पड़ सकती है। 40, 50, 100 आप रखिए, लेकिन 200 से ज्यादा सिपाही मत रखिए। हो सकता है कि अगर आपने 200 सिपाही इकट्ठा कर रखे हैं तो आप डायरेक्ट मेरे लिए एक थ्रेट की तरह से हो सकते हैं। उदाहरण देखिए क्या दिख रखा है, किस तरीके से सामंत भी बड़े राजाओं में कन्वर्ट हुए हैं। जैसे दक्कन में राष्ट्रकूटों का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम में पूछेगा कि इनका आरंभ कहां से हुआ है, तो इनका आरंभ ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान आपको दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि राष्ट्रकूट कहां रूल करते हैं, तो ये रूल करते हैं आपको महाराष्ट्र में। क्या ये लोग थे, तो शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है। राष्ट्रकूटों को स्टैब्लिश करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो ये दांती दुर्ग हैं। और इस दांती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता को न सिर्फ अस्वीकार किया बल्कि उसको हराया भी और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया। ठीक है। अब ये हिरण्यगर्भ क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे जो प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था थी ना, उसके अंतर्गत ऐसा माना गया कि जो ब्राह्मण है वो अपने को कॉन्फाइंड कर ले, अपने को सीमित कर ले ज्ञान लेने और ज्ञान देने तक। जो भी क्षत्रिय लोग हैं वो क्या करें कि समाज की रक्षा करें, समाज पर आने वाली विपत्तियों से क्या करें, आपकी रक्षा करें, शत्रुओं से युद्ध में आपको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। लेकिन आगे जाकर के यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दैट मीन्स अब जो भी राजा होते थे उनके बेटे वंशानुगत, जो भी क्षत्रिय हैं चाहे वो लड़ने में कैपेबल हो या ना हो, ठीक है, उनके बेटे भी क्या होंगे कि आपको क्षत्रिय के तौर पर ही ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। तो और इस तरीके से सोसाइटी में लेजिटिमाइज कर दिया गया, इस तरीके से स्थापित कर दिया गया कि अगर आप राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, क्षत्रिय कम्युनिटी से आते हैं, तभी आप क्या हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका उपाय, अगर आप इस सर्टेन जाति, इस सर्टेन कुल से नहीं आते हैं ना, तो आपके लिए राजा बनना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। इस चीज को आज के पॉलिटिकल सिनेरियोज में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक घराने हैं, उनके लोगों के लिए मंत्री बनना, विधायक बनना रिलेटिवली आसान होता है, बाकी लोगों के लिए, कॉमन आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगर आप एक सर्टेन क्लैन, एक सर्टेन जाति से अगर आप नहीं संबंधित हैं, तो आपको कभी भी लेजिटिमाइज नहीं किया जाएगा, आपकी वैध स्वीकृति आपको नहीं मिलेगी। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक अनुष्ठान परफॉर्म करना होगा, और वो अनुष्ठान है हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान। अगर आपने कर दिया तो ये ब्राह्मणों की सहायता से आपको संपन्न करना है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो माना जाएगा कि इससे जो याचक है, यानी जिसने भी यज्ञ करवाया है, वो जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। ऐसा मान लिया जाएगा कि आप क्या हैं, अब क्षत्रिय के तौर पर आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रकूटों से ही संबंधित उन्होंने एलोरा वगैरह की गुफाओं का निर्माण करवाया है, जिसमें देख सकते हैं आप कि भगवान विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखलाया गया है। और ये किस कालखंड से संबंधित है, तो राष्ट्रकूटों के वंश से संबंधित है। एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछ चुके हैं कि एलोरा जो है वो किस राजवंश के लिए जाना जाता है, तो राष्ट्रकूटों के लिए जाना जाता है। ठीक है। हालांकि यहां पर लिख रखा है भगवान विष्णु को नरसिंह के तौर पर, बट साथ में ये भी जानेंगे कि एलोरा जो जगह है ना, वो न सिर्फ सनातन या हिंदू धर्म के लिए जानी जाती है, बल्कि यहां पर आपको बुद्धिस्ट और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया गया है। ठीक है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है।
मिसाल के तौर पर कुछ अन्य उदाहरणों में जो उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर आपके पास इतना डोमिनेंस है, इतनी ऑथोरिटी है, इतने आप पावरफुल हैं, तो किसी भी जाति धर्म के होते हुए भी आप राजा बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा राष्ट्रकूटों के दांती दुर्ग का। एक दूसरा एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है, जैसे कंदम मयूर शर्मन जो कि कर्नाटक के थे, और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये लोग कहाँ थे? गुर्जर प्रतिहार ये राजस्थान में। ठीक है, और कदम मयूर शर्मक कहाँ के थे? ये कर्नाटक के थे। तो ये लोग ब्राह्मण्स होने के बावजूद इन्होंने क्या किया है? शस्त्रों को धारण किया है और राजा के तौर पर इन्होंने अपने को सोसाइटी में स्टैब्लिश किया है। ठीक है, अब जो भी नए राजा आते थे, इन लोगों में से कईयों ने महाराजा धीराज या राजाओं के राजा या त्रिभुवन चक्रवर्तीन की उपाधि धारण की है। और त्रिभुवन चक्रवर्तीन मतलब होता है तीनों भुवनों का स्वामी। ठीक है, ऐसी भारी भरकम आप उपाधियां धारण करेंगे। ठीक है, और लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। कोई भी राजा बहुत एब्सोल्यूटली रूल नहीं कर सकता है, उसको सहयोग चाहिए ही चाहिए होगा। तो एक तो अपने अधीनस्थ जो है वो सामंतों का सहयोग लेते थे। दूसरा, जो भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि धनी व्यापारी थे या शिल्पकार थे, उनके अपने अपने संघ बने हुए थे, श्रेणियां बनी हुई थी। वो भी राजा को कर के तौर पे या अन्य तरीके से कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते रहे होंगे। तो डैट मीन्स अपनी सत्ता ये इन सारे लोगों के साथ साझा करते होंगे। ठीक है, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अथवा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। दैट मीन्स आपको कर वगैरह की प्राप्ति इन्हीं व्यापारियों से या शिल्पकारों से या किसानों से हो रही है। कर के बहुत तरीके के प्रचलित स्वरूप आपको तमिलनाडु में चोलों में दिखेंगे। देखिए क्या लिख रखा है कि करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में पूछ देगा कि वेट्टी क्या होता है, तो जबरन श्रम। दैट मीन्स अगर आप हमको पैसा रुपया देने में कैपेबल नहीं है कर के तौर पर, तो आप आइए मेरे खेतों पर काम करिए। ठीक है, और उसके बदले हम आपको कोई पेमेंट नहीं दे रहे होंगे। वो जो आपका श्रम है वही श्रम को हम ट्रीट कर रहे होंगे आपके तरफ से टैक्स के तौर पर। ठीक है, कदमाई या भू राजस्व, ये मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर या खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर या पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। ठीक है, तो 400 तरीके के कर थे, इनमें से 2 चूंकि टर्म्स दे रखे हैं तो उनको जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि आपको सीढ़ी वगैरह भी यूज करना है तो उस समय आपको कर देना होता होगा। या ये टैक्स तो अभी भी लगता है, पारिवारिक संपत्ति को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें भी सर्टेन आपको स्टैम्प पेपर वगैरह पे टैक्स वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? तो इत्तफाकन जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है तब से खजूर और ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए कोई टैक्स वैक्स नहीं लिया जाता है, और कोई आपसे ले रहा है तो समझिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। यही सारी सामान्य सी चीजें कि ये जो संसाधन होते थे, राजा की जो व्यवस्था है उसका वित्तीय आधार होते थे। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में बताते भी हैं कि वित्त ही क्या होता है, राजा के लिए आधार होता है, जिसके आधार पर बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन राजा जी कराते हैं। इसीलिए उसको अपनी वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शासक तब तक ही शासक है जब तक उसका वित्तीय जो आधार है, पैसा रुपया जो टैक्स कलेक्शन है वो ठीक ठाक हो रहा है। प्रशस्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा ही है। यहाँ ये भी लिख रखा है कि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो प्रायः सच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनको चारण भाटों के द्वारा या कवियों के द्वारा लिखा ही जाता था, ताकि आपके राजा के बारे में आप अच्छी अच्छी बातें लिखें, वो आपको बदले में पुरस्कार दे।
चाहे नगद हो चाहे जमीन के तौर पर हो, और साथ साथ आपके जो विरोधी हैं उनके मन में भी एक भय उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, जैसे अगर हम एक कवि हैं और अपने राजा के बारे में लिख दिए कि मेरे राजा ने कल ही 4 शेरों को मार दिया है, तो पड़ोसी राजा जो है सो कि एक बार मेरे ऊपर आक्रमण करने के पहले सोचेगा कि जो आदमी व्यक्तिगत तौर से 2-4 शेरों को मार सकता है वो युद्ध भूमि में मेरा कितना बुरा हाल करेगा। ठीक है, अब उन्हीं में से एक प्रशस्ति का यहाँ पर जिक्र दे रखा है। इंडिया में बहुत सारे शासकों ने बहुत सारे कवियों के द्वारा अपनी प्रशस्तियां लिखवाई होंगी, बट जो एनसीईआरटी में दे रखा है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। संस्कृत में लिखा गया है ग्वालियर प्रशस्ति। ये किसका है? तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट का है, और उन्होंने बताया है कि कितने लोगों को जो नागभट्ट साहब हैं उन्होंने हराया है। तो जगहों के नाम और राजाओं के नाम आप जरूर मार्क करेंगे। उस समय बंग कहा जाता था बंगाल को, अनर्त कहा जाता था गुजरात को, मालवा बताए ही आपको कि अरावली और विंध्य के बीच का क्षेत्र है, किरात कहा जाता था वनवासी को, और तुरुस्क कहा जाता था तुर्कों को। ठीक है, किरात अर्जुनीय करके एक बुक है जो भारावी ने लिखा हुआ है, और उसकी पृष्ठभूमि ये है कि वो महाभारत सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब पाशुपत अस्त्र के लिए अर्जुन तपस्या कर रहे थे तो उनके पास भगवान से उनको किरात बन के आए थे। ठीक है, वनवासी बन के आए थे, और इसी पृष्ठभूमि के ऊपर एक नाटक लिखा गया है किरात अर्जुनीय। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस प्रशस्ति में ये भी लिख रखा है कि जो ये प्रतिहार नरेश है नागभट्ट, इन्होंने कन्नौज के किसी शासक को युद्ध में पराजित किया है, और उस शासक का क्या नाम है? तो चक्र युद्ध है। ठीक है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। अभी हम लोगों ने देखा है कि उस समय कागज जो है बहुत प्रीवेलेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। तो अगर आपको लोगों को क्या करना है, कुछ रिटर्न में देना है, तो वो आपको धातु के ऊपर क्या करना होगा? उत्कीर्ण करवा करके देना होगा। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के लिए बाय द वे सातवाहंस जाने जाते हैं। जैसे चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान का भी यहां पर जिक्र किया गया है, तो दैट मीन्स वो लोग भी देते होंगे। इसमें देखिए एक अगले एक वृत्तांत के बारे में बताया गया है कि 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासक करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, और इसको कल्हन नामक आदमी ने लिखा। ठीक है, अब कल्हन ने क्या लिखा है एग्जाम में आपसे पूछते हैं, तो इन्होंने लिख रखा है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी लिखी है, और कहाँ के राजाओं कहाँ के सामंतों की पृष्ठभूमि पर है? तो कश्मीर पर। ठीक है, और ये कोई किंवदंतियां कहानियों से ज्यादा इसमें आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेज या एग्जांपल्स दिए गए हैं। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इस राज तरंगिनी को बहुत ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इतिहास के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो नाम पूछे तो राज तरंगिनी। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसीलिए 12वीं शताब्दी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि चारण भाट या कवि क्या करते थे, अपने राजा जी की प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये भी लिख देते होंगे कि राजा जी मेरे चांद तारे भी तोड़ करके आपके लिए ले आ सकते हैं, लेकिन राज तरंगिनी एक बड़े क्रिटिकल व्यू के साथ लिखा गया है। इसमें वही बातें बताई गई हैं जो तार्किक रूप से संभव हैं, और इसीलिए इतिहास के अध्ययन स्रोत में इसको अन्य प्रशस्तियों के द्वारा या अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा अधिक महत्व प्राप्त है। ठीक है, धन के लिए भी युद्ध किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि गंगा घाटी में कन्नौज के लिए युद्ध किया गया है। किनके बीच? तो गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशकों के शासक। ठीक है, कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे, और इसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, अब कन्नौज देखिए कहाँ है? गंगा और यमुना के दोआब के मध्य है। ठीक है, अब दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जगहों में आप देखेंगे तो गंगा, और आपको गंगा की घाटी हो गई, सिंधु की घाटी हो गई, ब्रह्मपुत्रा की घाटी हो गई। तो वैसे ही जो गंगा यमुना का दोआब है ना, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वो अपेक्षाकृत ज्यादा आपको उर्वरक माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे कि नदी का या बाढ़ का पानी जहां तक हर साल पहुंचता है उसको हम लोग बोल देते हैं कुछ आपको खादर क्षेत्र,
तो दो नदियों के बीच में अगर कोई क्षेत्र अवस्थित होगा तो वहां हर साल, जैसे इन दो नदियों के बीच में अगर कोई क्षेत्र है तो यहां से भी कुछ पानी पहुंचता होगा, कुछ यहां से भी पहुंचता होगा। हर साल नई मिट्टी, हर साल उर्वरक मिट्टी, दैट मीन्स कि यहां से बहुत ज्यादा अन्न का आप अन्न को क्या कर सकते हैं, उपजा सकते हैं, उसका उत्पादन हासिल कर सकते हैं। इसीलिए सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र के महत्व को समझा और यहाँ इक्ता या अनुदान भूमियां देना बंद कर दिया और यहाँ पर उसने भू जो राजस्व है उसकी लगान दर भी बढ़ा दी। ठीक है, तो कन्नौज का सिग्निफिकेंस क्या था ना कि गंगा और यमुना दोआब में अवस्थित था। तो दैट मीन्स कि यहां पर क्या होगा कि आपको टैक्स वगैरह अच्छा मिल जाएगा। उस समय तो प्राइमरी सेक्टर ही रहा होगा ना, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तो बहुत कम था। ठीक है, तो पहला चीज कि यहां से टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, गंगा और यमुना के बीच जो प्लेन है ये इसकी जो है सो कि यहाँ कहीं पर आपको पठार वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी कन्नौज इस पूरे क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है तो दैट मीन्स इस जगह पर अगर आपने किला वगैरह बना लिया, एक ठीक ठाक सा मजबूत सुदृढ़ सा किला, तो फिर आप इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि कन्नौज को छोड़ करके किसी अन्य जगह को ये जियो स्ट्रेटेजिकली ये आपको भौगोलिक सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो थोड़ा ये ऊंचाई पर अवस्थित था, वहां आपने किला बनाया तो बहुत सारी चीजों को आप कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनी, ठीक है, ये कब से कब तक रूल करता है तो ये कभी कभी पूछ देते हैं 997 से लेके 1030 तक, और हर साल उपमहाद्वीप पर ये हमला करता था और इसका सबसे प्रमुख निशाना होता था संपन्न मंदिर, और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ये आदमी डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, आजादी के बाद इसका जो उद्घाटन है वो उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने ही किया है, और इसको लेकर के थोड़ा मतभेद उनका जवाहरलाल नेहरू साहब से भी हुआ था। ठीक है, इसके उद्घाटन को लेकर के राजेंद्र बाबू जाना चाहते थे, और नेहरू जी का लॉजिक था कि किसी सेक्युलर स्टेट के आपको राष्ट्रपति को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाउएवर राजेंद्र बाबू अपनी बात पर अड़े रहे कि ठीक है देश सेक्युलर है, लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत आस्था है, और मेरी आस्था अगर भगवान शिव में है तो एज अ प्रेसिडेंट में भी हम वहां नहीं जाएं, लेकिन व्यक्तिगत तौर से जो व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद है वो शिव भक्त है तो उनको कम से कम जाना चाहिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथों ये सारा उद्घाटन वगैरह करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अगले में जानिए कि एक इतिहासकार अल बरूनी था, उसको इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का कार्य जो है सो कि महमूद ने सौंपा। दैट मीन्स ये महमूद गजनी से संबंधित था। कौन सा इतिहासकार? अल बरूनी। इसने अरबी में कौन सी किताब लिखी है? किताब उल हिंद। ये भी कभी कभी पूछते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान थे जो बाद में चौहान बन गए। ठीक है, ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान वगैरह की जो कहानी है, अजमेर। ठीक है, तो ये आरंभ में इनका नाम इस राजवंश का चाहमान था और इसी का अभ्रंश रूप आपको चौहान है। ठीक है, अभी भी ये टाइटल अगर आप राजस्थान वगैरह में चले जाएंगे तो वहां के बहुत सारे राजपूत इस टाइटल को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए कि ये जो चाहमान थे उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, लेकिन उनको गुजरात के चालुक्यों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ठीक है, और चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासन को 1191 में हराया। ये तराइन के पहले युद्ध की चर्चा है, और ये दयालु व्यक्ति था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि छोड़ दिया गौरी को, और अगले साल वो व्यक्ति फिर से सेना संग्रह करके आता है और वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो तराइन का पहला युद्ध है 1191, दूसरा है 1192। ठीक है, तो कुछ कुछ और सारे फैक्ट्स भी हैं तो वो भी आपको जानने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी से ही सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन नए वाले जो टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि चालुक्यों के बारे में बता रखे हैं कि एक कर्नाटक के चालुक्य थे और एक गुजरात के चालुक्य थे, और इन्होंने भी क्या किया है, जैन धर्म को थोड़ा संरक्षण दिया है। इसीलिए जिस तरीके से बौद्ध धर्म से 4 आपको
क्या हुए हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, वैसे ही जैनिस्ट काउंसिल कितने हुए हैं, 2। पहला पाटलिपुत्रा में, दूसरा वल्लभी में। और वल्लभी में जो हुआ है उसको चालुक्यों ने क्या किया है कि आपको उस समय के जो प्राइमरी चालुक्य वगैरह थे उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है, यहां पर चोलों के बारे में लिख रखा है, उनके कुछ शहरों के बारे में भी बताया है। थोड़ा अगर आप छोटा कर देंगे तो आपको चीजें बेहतर दिखेंगी। चोलों का प्रभाव क्षेत्र कहां तक था, तो ये उनका प्रभाव क्षेत्र था। ठीक है, प्रमुख शहरों में देखिए तो तंजावुर का नाम लिख रखा है, मदुरई लिख रखा है, गंगाई कोंड चोलपुरम लिख रखा है, गंगा की घाटी का विजेता चोल। ठीक है, इस शहर की स्थापना की करवाई गई जब गंगा घाटी तक ये लोग चढ़ आए हैं। ठीक है, कुछ और सामंतों में अगर देखिए तो कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये लोग क्या करते थे, कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ये हम आप लोगों को बताए थे लास्ट के लास्ट में कि पल्लवों की राजधानी कहाँ पे थी, तो ये लोग कांचीपुरम से रूल करते थे। ठीक है, चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने मुटियारों को हराकर इस डेल्टा क्षेत्र पर कब्जा जमाया। यहां उस व्यक्ति ने तंजावुर शहर और निशुंभ शूदनी मंदिर का आपको निर्माण करवाया, जो बेसिकली और कुछ नहीं है, दुर्गा जी का ही मंदिर है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि जो चोल लोग हैं ना, इसके संस्थापक कौन है, विजयालय हैं। इन्होंने किस सिटी को बसाया, तो तंजावुर को। साथ साथ इन्होंने निशुंभ शूदनी मंदिर का भी निर्माण करवाया है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली चोल शासकों में से राजराज प्रथम है। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम जानेंगे, राजेंद्र प्रथम। ये लोग बहुत जगहों पर इन्होंने आक्रमण किया हुआ है, जिसमें से गंगा की घाटी भी है, श्रीलंका भी है, और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी इन्होंने हमला किया है। अब दक्षिण पूर्व एशिया तक जाने के लिए आपके पास एक अच्छी नौसेना होनी चाहिए। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इनकी जो जल सेना थी, नौसेना थी, इट वॉज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राजराज प्रथम, उनका बेटा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और इन लोगों ने गंगा की घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया को भी कॉन्कर किया है। राजराज तथा जो राजेंद्र प्रथम थे द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगाई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न होते थे। ठीक है, और इसके लिए एक आपको सर्टेन आपको अमाउंट भी रिलीज किया जाता था, उसी से वहां के लोगों का क्या होता था, भरण पोषण होता था, और जो भी चढ़ावा मिलता था वो भी उन लोगों को मिलते जाता था। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं वो बहुत रिच हो गए हैं। और साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट से आने वाले आक्रमणकारियों से ये जगहें दूर भी थी, तो साउथ इंडिया तक कोई गजनी गौरी पेनिट्रेट नहीं कर पाया। इवन इन लोगों को चोल साम्राज्य का डर भी था। ठीक है, जो चोल लोग आप ऐसे समझिए कि दक्षिण पूर्व एशिया को जाकर के कब्जा कर रहे हैं, वो कम से कम अपने को तो प्रोटेक्ट करने में सक्षम ही होंगे। ठीक है, तो ये जितने इन्वेडर्स आए हैं इनमें से बहुत सारे चोलों से डरते थे और इसीलिए साउथ इंडिया को पेनिट्रेट नहीं कर पाए। और यही रीजन है कि साउथ इंडिया के बहुत सारे मंदिरों की संपन्नता अभी भी बरकरार है, लेकिन दुर्भाग्यवश नॉर्थ वेस्टर्न जो ये आक्रमणकारी हैं इन्होंने इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स को टारगेट किया और सोमनाथ मंदिर को नॉट लेस देन 17 बार लूटा गया है। ठीक है, यही गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर के बारे में बताया गया है जो इसी शहर में है, और इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, गंगा की घाटी को विजेता करने वाला शासक। ठीक है, अब देखिए मंदिरों का एक सांस्कृतिक महत्व भी होता है धार्मिक महत्व से इतर। यहाँ क्या होता है ना कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं होते हैं, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ठीक है, आर्थिक जैसे बनारस जैसी जगह देखिए बहुत विशिष्ट बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
मंदिरों के इर्द गिर्द आप देखेंगे ना तो बहुत सारे आपको दुकानें मिलेंगी जहां लोग मिठाई या फल या और पूजा सामग्री खरीदेंगे, तो उनका एक आर्थिक महत्व भी होगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो पटना हनुमान मंदिर को देखिए, जो इतने संसाधन उनके पास आ जाते हैं दान से, चंदे से, कि वो अच्छे अच्छे कैंसर हॉस्पिटल्स को भी रन करा पा रहे हैं। तो इसीलिए मंदिरों की एक अच्छी इकोनॉमी होती है। और नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा अभी भी देखेंगे साउथ इंडियन लोग इसलिए धनवान हैं क्योंकि साउथ इंडिया के मंदिर सौभाग्यवश बच गए और इसीलिए उनके पास बड़ी मात्रा में धन या बड़ी मात्रा में सोना रह गया है और उसी धन को फिर वो विभिन्न आप कल्याणकारी कार्यों में खर्च कर सकते हैं। बाय द वे, इंडिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके अगले में देखिए चोल और किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो कांस्य प्रतिमाओं के लिए जाने जाते थे और ये लोग उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं भी बनाते थे और इसमें भी मोस्ट प्रोमिनेंट तरीके से ये लोग नटराज, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है, उनको बनाते थे। ठीक है, तो ये अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कांस्य प्रतिमाओं के लिए कौन जाते हैं, चोल जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन कांस्य प्रतिमाओं में किनका निरूपण किया जाता था, तो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बनाया जाता था भगवान शिव के एक रूप को, नटराज को। ठीक है, ठीक है। तमिलनाडु अभी भी तालाबों के द्वारा सिंचाई के लिए जाना जाता है क्योंकि वहां प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, कठोर मिट्टी है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो क्या है कि हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियों को 2 बार जल मिल जाएगा, एक बार वर्षा का जल, दूसरी बार आपको बर्फ पिघलने से जल। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत जो कि गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, वहां पर चट्टानें रिलेटिवली कठोर हैं, तो कठोर चट्टानों के कारण वहां पर बहुत सारी नदियां तो नहीं हैं, लेकिन हाँ चट्टानें जो है सो कि अपारगम्य है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, उस पर अगर आप कुछ जल रखेंगे तो एक सर्टेन टाइम तक रहेगा। इसीलिए तमिलनाडु में क्या किया जाता था कि बड़े पैमाने पर तालाबों से सिंचाई वगैरह किया जाता था। वही लिख रखा है कि 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखा में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से आपको खेत वगैरह सींचे जाते थे। ठीक है, वही लिख रखा है कि कुएं खोदे जाते थे या बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। ठीक है, अगला जानिए एक फैक्ट कि किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। ये सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी क्योंकि चोल राजवंश सही में बहुत प्रभावशाली एक राजवंश था जिन्होंने जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करवाए। तो अगर आप सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे तो आपको क्या होगा, उत्पादन बढ़ा हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल देखना है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लीजिए, जिसके कारण पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया और जो ईस्टर्न राजस्थान हो गया, गंगानगर के आसपास का इलाका, तो वहां पर आपको उत्पादन बढ़ा हुआ मिला। सेम थिंग वाज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। चोलाज ने बहुत अच्छे अच्छे आपको टैंक बना करके दिए जिनके आधार पर लोगों की आय बढ़ती चली गई। तो किसानों के सेटलमेंट्स, बस्तियों को उर कहा जाता था और गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था और यहीं से वर्ड इवॉल्व किया है तमिलनाडु। ठीक है, तमिल मतलब तमिल्स का और नाडु मतलब गांवों का समूह। ठीक है, तो तमिलियन गांवों के समूह को आप क्या बोलेंगे, तमिलनाडु बोलेंगे। वेल्लाल जाति के किसान रिलेटिवली धनी होते थे जिनका केंद्रीय चोल प्रशासन की देखरेख में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था और कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कह रखा था। ठीक है, तो वेल्लाल जाति आप जानेंगे कहां पर है, ये तमिलनाडु में है और ये चोल राजाओं के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से ये लोग फले फूले हैं। इसके अतिरिक्त भूमि के कुछ प्रकार दे रखे गए हैं। वेल्लन वेगई कहते हैं गैर ब्राह्मण किसान की भूमि को। ब्रह्म दे, ब्रह्म में ही देखिए ब्रह्मा लगा हुआ है, ब्राह्मणों को अगर आपने उपहार में दिया जमीन तो उसको ब्रह्म दे। शाला भोग जैसे पाठशाला, तो अगर आपने किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दे रखी है तो वो शाला भोग हो गया। देवदान, देव मतलब देवता, देवता को ही आपने दान दे रखा है, या इसके लिए एक तमिल वर्ड है तिरुन मट्ट कन्नी, इसका मतलब मंदिर को अगर आपने उपहार में जमीन दी है, या पल्ली चंदम, इसका मतलब जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में दे रखे हैं।
ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको एक बुक के बारे में जानना है, जो बुक का नाम दे रखा है पेरिया पूर्णम। आपसे ये पूछ देंगे पेरिया पूर्णम क्या है, तो ये एक बुक है। कहाँ की बुक है, तो आपको ये तमिलनाडु की बुक है। इसके अतिरिक्त लास्ट यहां पर एक फैक्ट इस चैप्टर में दे रखा है कि चीन में कोई तांग राजवंश था। वो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक क्या करता है, सत्ता में रहा है। इनकी राजधानी क्या थी, शियान थी। उस समय के दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आते थे। इसका मतलब कि जो भी बाहर से विद्वान हैं या बाहर से व्यापारी हैं, वो आते रहते थे। और तांग डायनेस्टी जाना जाता है परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही के लिए। ठीक है। अभी जैसे बीपीएससी क्या करता है, योग्यता, या यूपीएससी क्या करता है, योग्यता आधारित भर्ती करता है। अगर आप ज़्यादा अच्छे कैपेबल हैं तो आइए आप मेरे पास एक एग्जाम दीजिए, और इफ यू विल गेट सेलेक्टेड देन आई विल बी गिविंग यू अ वेरी लुक्रेटिव जॉब। द सेम थिंग वाज एप्लीकेबल विद द तांग डायनेस्टी। इफ यू आर गुड इनफ टू solve my dynasty then please come here, I'll be taking a written exam and उसी के बिहाफ पर हम क्या कर रहे होंगे, आपको एक जॉब वगैरह दे रहे होंगे। तो ये लास्ट चीजें थी, फिर बाकी की चीजें हम क्या करेंगे अगले चैप्टर में देखेंगे। और ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ आप देख रहे हैं, जिसमें काम के आपकी चीजों को हम लोगों ने हाईलाइट कर रखा है, ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ले सकते हैं। थैंक यू।